Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जी अच्छा कर्नल टीकू, जिस तरह से हमें बताया अभी बहल सर ने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जहां से हो सकता है कि ईरान इस्तेमाल कर सकता है अपनी फौज का, लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि एयरफोर्स पूरी तरह से लगभग नाकाम नजर आ रहा है ईरान का इस वक्त। मिसाइल उनके इस वक्त एकमात्र ऐसा हथियार है कि जो उनके दुश्मनों के ऊपर जाके गिर रहे हैं, लेकिन उनकी जो थल सेना वो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर ईरान अपने थल सेना का इस्तेमाल कर सकता है, कोई छोटे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इस्तेमाल कर सकता है हमला करने के लिए, चाहे वो कोई शिप ही क्यों ना हो, जो हो सकता है कि कोई इजरायली शिप हो या अमेरिकन शिप हो या फिर उसके मित्र राष्ट्रों के हों? देखिए, जो हालात हैं अभी, जिस प्रकार का युद्ध लड़ा जा रहा है, ग्राउंड ट्रूप्स का कोई रोल नहीं है। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हो या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में हो, ग्राउंड ट्रूप्स का जो है रोल आजकल तकरीबन अभी नहीं है। जब तक आप कोई एरिया कैप्चर नहीं करना, अगर कोई जमीन कैप्चर करनी तो आपको ग्राउंड ट्रूप्स का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो जमाना अब नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं? अपने फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं दुश्मन को तबाह करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनके ऊपर डैमेज पहुंचाने के लिए, उनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको आप खत्म कीजिए। यही काम इजराइल ने भी किया और यही काम ईरान ने भी इजराइल के अगेंस्ट किया। इसलिए ये कहना कि ईरान शायद ग्राउंड ट्रूप इस्तेमाल करेगा वो नामुमकिन है। हाँ, एक चीज अब प्रॉब्लम है इसमें, अब ईरान इस स्थिति में है कि वो डेस्परेशन में कुछ कर सकता है, क्योंकि वो अपने मुल्क को ये नहीं बता, क्योंकि उन्होंने अभी कहा, 2 दिन पहले कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब इजराइल ने बोला है हम आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे, अमेरिका ने बोल रहा है भाई हम भी कुछ नहीं करेंगे अगर ईरान वापस कुछ करना चाहता है। तो ये समय वो है कि ईरान को अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, या वो युद्ध को वहां पर समाप्त कर सकते हैं। इन दोनों में समस्या है। अगर युद्ध को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, शायद अमेरिकन एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ईरान तो बिल्कुल ऐसी हाल स्टोन एज में पहुंच जाएगा। अगर वो चुप करके बैठते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं 100% आपको कहना चाहता हूं कि ये प्रेजेंट रजीम जो है वहां गिर जाएगी और कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि दे विल लूज फेस। उनका कुछ ईरान के अंदर फिर कोई भाव नहीं देगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। जो वो कह रहे थे हम सरेंडर नहीं करेंगे। जहां तक छोटी मोटी मिलिट्री एक्शंस करने की बात है, उससे कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अमेरिका अगर आप देखेंगे, अमेरिकन डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा है, छोटी मोटी हरकतें करने से क्या होगा? दूसरा, अगर आप तेल को बंद करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते हैं, उससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना है कि कौन किस आप किसके अगेंस्ट लड़ रहे हो। आप अमेरिका के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हो। सोचिए सर, कई हजार किलोमीटर दूर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका की दूरी है। अब इतने हजार किलोमीटर दूर से B-2 बॉम्बर्स उड़ते हैं, मिसौरी से, अमेरिका से, और देखिए ईरान पे जाके हमला करते हैं। और क्यों हमला करते हैं, कहां का हमला करते हैं, वो भी जरा मैप के जरिए समझा देते हैं, क्योंकि मैप से आप समझ पाएंगे कि क्यों यह महत्वपूर्ण था इनको तबाह करना। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका ने कहां का हमला किया है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट है। अब फोर्डो न्यूक्लियर साइट के बारे में समझिए कि यह जमीन से करीब 250 फीट नीचे मौजूद है। ये जो इस्फहान आपको बता रहे हैं, इस्फहान में भी न्यूक्लियर साइट्स थे जहां पर सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि प्लांट था जहां तैयार किया जाता। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा मशीन है जिसके जरिए आप परमाणु ईंधन को तैयार करते हैं, और जो तैयार होता है जैसे U-35 और U-38 इनको बनाया जाता है। U-35 का इस्तेमाल जो होता है U-38 से निकाल के, जिसको आप बॉम्ब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस्फहान में ये जो सेंट्रीफ्यूज है उसका प्लांट था, बनाया जाता है। साथ ही यहां पर स्टोरेज की जाती थी यूरेनियम की, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नातांज में क्या है, नातांज में भी इसी तरह से यूरेनियम को परिष्कृत करना और साथ ही साथ यहां पर भी सेंट्रीफ्यूज प्लांट तैयार किया गया था जो असेंबली की जाती थी। फोर्डो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जमीन के 250 फीट नीचे आपने एक ऐसी फैसिलिटी बनाई थी जहां पर आप ये जो यूरेनियम है यहां पर सेंट्रीफ्यूज ले जाते हैं, फिर उसके अंदर यूरेनियम को डालकर परीक्षित करते हैं, यानी साफ करते हैं, और उसके बाद आप इस जगह पर यहां पर ही जो यूरेनियम है उसको एनरिचमेंट किया जाता था, यानी कि U-38 से U-35 बनाया जाता था। U-35 यूरेनियम का आप समझ सकते हैं कि
वो फॉर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बॉम्ब्स के अंदर, इसीलिए इसे 250 फीट जमीन के नीचे किया गया था फार्दो के अंदर। आप सोचिए 250 फीट तक अगर जाना है और पहाड़ी इलाका है, और ये सफेद आपको जो दिख रहा है यहां पर स्ट्रक्चर, यही वो इतना सा ही आप जमीन के ऊपर देख सकते हैं, बाकी सारा यहां पर टनल्स बने हुए पूरे आसपास, यहां पर पहाड़ी इलाका है। और इस पर हमला करने के लिए GB57 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस बॉम्ब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जमीन के अंदर करीब 100 से 200 फीट जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी 60 फीट तक बचा हुआ था। तो क्या करना था, तो यहां पर एक से ज्यादा बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि पहला जो बॉम्ब जाएगा यहां पर करीब 30,000 पाउंड का है और करीब 13,600 किलोग्राम का एक बॉम्ब है, जिसके अंदर करीब करीब आप सोचिए कि 3,000 किलोग्राम का उसमें विस्फोटक हो, वो सीधा अंदर जाके इसने तबाह कर दिया। अब आपको हम बता रहे हैं कि नतांज में क्या था। देखिए नतांज में आप देखेंगे ये फैसिलिटी थोड़ी अलग है, फैली हुई है। आपको आसपास यहां पर नजर आ रहे हैं, रोड्स नजर आ रहे हैं और ये सेक्टर्स नजर आ रहे हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं। तो यहां पर क्या किया जाता था, यहां पर जो यूरेनियम है उसको तैयार करने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज थी, क्योंकि वो एक रॉ फॉर्म में आता है, फिर उसको तैयार करते हैं, फिर आगे इसको लेकर जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर भी एक फैसिलिटी है जो जमीन से करीब 8 मीटर नीचे थी, यानी वो भी कई फीट नीचे तैयार किया गया था, जहां पर कि सेंट्रीफ्यूज को रखा गया था और सेंट्रीफ्यूज के जरिए यहां पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता था अलग अलग इलाकों में। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जगह आती है वो है इस्फहान। इस्फहान मैं बोलूंगा एक बार दिखाएं। इस्फहान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्फहान में जब हमला हुआ तो एक नहीं, एक से ज्यादा यहां पर फैसिलिटीज थी। इस्फहान आप देख रहे हैं, इस्फहान में सबसे पहले यहां पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था, यानी कि आप वहां पर शोध करते थे, उस फैसिलिटी को तबाह किया गया। इसके बाद यहां पर सेंट्रीफ्यूज, जो मैं बता रहा हूं आपको, परमाणु ईंधन तैयार करने के लिए जो मशीन चाहिए वो यहां पर प्लांट था, उसे तैयार किया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था, उसे तबाह किया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आपने अब ईंधन तो बना लिया, अब ईंधन को आप रखेंगे कहां पर, तो यहां पर स्टोरेज फैसिलिटी थी। तो इस्फहान में स्टोरेज फैसिलिटी थी जिसको तबाह किया गया है। अब आप देखिए कि किस तरह से B2 बॉम्बर्स उड़े हैं। अब B2 बॉम्बर्स को हम दिखा रहे हैं। B2 बॉम्बर दरअसल आए, ये जो आप देख रहे हैं जिस तरफ से दिखा, इराक के ऊपर से नहीं आए थे, ग्राफिक्स में अगर ये दिखाया जा रहा है, लेकिन वो आए किस तरफ से, वो आए थे ईस्ट की ओर से, यानी कि पैसिफिक की तरफ से आए थे। पैसिफिक की ओर से आते हुए फिर इन्होंने हमला किया था नतांज में, फार्दो में और इस्फहान ने। तो कई हजार किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था। अब आप सोच रहे हैं कि ईंधन के बारे में क्या बताएं, तो ईंधन के लिए उन्होंने अपने साथ KC-47 जो रिफ्यूलर है उन विमानों को साथ में रखा था, और क्योंकि ये रिफ्यूल हो सकते हैं तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी रेंज कई सौ किलोमीटर है, कई हजार किलोमीटर है, ये उड़ सकते हैं। तो B2 बॉम्बर्स आए और साथ ही साथ यहां जो खाड़ी है, आप जो देखें समंदर से भी, जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी कि समंदर से भी सबमरीन के जरिए टॉमाहॉक्स मिसाइल को दागा गया था। टॉमाहॉक्स का इस्तेमाल किया गया होगा यहां पर नतांज में और इस्फहान में, और फार्दो में B250 बॉम्बर्स नहीं इस्तेमाल किया है यहां पर, जिसको हम कहते हैं GBU-57 बॉम्ब्स, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। दुनिया का सबसे घातक हथियार जिसका आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसका इस्तेमाल किया गया है।